Hello everyone, welcome to Management Guide. Today we're going to start with the unit number 1 of management, जिसमें सबसे पहले हमने जो चीज़ पढ़नी है that is your concept of management, the process of management, the role and the skills of management. This we'll do in presentation number 2. Okay, so what do you mean by management? मैनेजमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है, जो इसका बेसिकली एक प्रोसेस भी है इसी की डेफिनेशन में, कि जब भी आप किसी चीज़ को प्लान करेंगे, आप उसके रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे, आप लोगों को डायरेक्ट करेंगे कि ये जो मैंने रिसोर्सेज हैं इसको कैसे यूज़ करना है, या इवन ह्यूमन रिसोर्सेज को डायरेक्ट करेंगे कि आपको काम कैसे करना है. अलॉन्ग विद दैट आप उनके काम को मॉनिटर करेंगे, कोई डिफरेंस होगा तो उसको सही करके फिर अगली प्लानिंग में यूज़ करेंगे. दिस इज़ योर मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस के अंदर नहीं होगी, ये मैनेजमेंट तो आपके घर पे भी हो सकती है, ये मैनेजमेंट किसी हॉस्पिटल में भी हो सकती है, ये मैनेजमेंट कहीं पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है. राइट, दिस इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द मैनेजमेंट एंड द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट? सो फर्स्ट, जब भी हम कोई भी मैनेजमेंट का प्रोसेस करेंगे तो हमारे दिमाग में कोई गोल होगा, उसी के लिए हम मैनेजमेंट कर रहे होंगे कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, इसके लिए मुझे मैनेजमेंट करनी है. मेरे बिजनेस का एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होगा जो मैंने सेट किया होगा, उसी के लिए मैं सब प्लानिंग करूँगी ना. प्लान करूँगी, फिर ऑर्गेनाइज करूँगी, फिर डायरेक्ट करूँगी, कंट्रोलिंग करूँगी. किस चीज़ की करूँगी? कोई गोल मेरे दिमाग में सेट होगा, उसी के बेसिस पे मैंने अपना सारा काम जो है डाला होगा. सेकेंडली, यूनिवर्सल. व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल, सर यूनिवर्सल का मतलब हो गया कि जो भी काम, मैं आपको पहले भी पीछे बोला कि मैनेजमेंट जो है वो हर जगह यूज़ होता है. मेरे घर पे यूज़ होगा, ऑफिस में यूज़ होगा, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशन में यूज़ होगा, कहीं पे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यूज़ होगा. तो वहाँ पे ये नहीं है कि होम में मैं मैनेजमेंट कर रही हूँ तो भाई मेरा उसका मैनेजमेंट का प्रोसेस अलग होगा. नहीं, ऑफिस में भी सेम होगा, ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है आपके मैनेजमेंट का, बट आपके मैनेजमेंट प्रोसेस कभी भी चेंज नहीं होगा. आप हर परफॉर्मेंस में, हर जहाँ पे भी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, वहाँ प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल करोगे तो आपका काम सही होगा ही होगा. ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, हर जगह पे एक ही टाइप की मैनेजमेंट यूज़ होगी, प्रोसेस उसका सेम होगा. इंटीग्रेटेड प्रोसेस है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. प्लानिंग करोगे तो ऑर्गेनाइज कर पाओगे, ऑर्गेनाइज करोगे डायरेक्ट करोगे, डायरेक्ट करोगे कंट्रोल करोगे, और फिर से प्लानिंग करोगे. ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, आप इसे रोक नहीं सकते कि एक बार कंट्रोल हो गया, प्लान कर दिया था, खत्म बात. नहीं, आपको कॉन्टीन्यूसली चलना पड़ेगा. ये एक डायनामिक प्रोसेस भी है. उसके बाद एक ग्रुप एक्टिविटी है. किसको डायरेक्ट करोगे? खुद को? नहीं, खुद को तो करना ही है, पर सामने वाले लोगों को भी करना है. तो ये ग्रुप एक्टिविटी, आपके सामने लोग होंगे, उनको डायरेक्ट करना है. जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में 3 चीज़ें आती हैं. उस ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने वाले लोग, द टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट. सेकेंडली, जो सब ऑर्डिनेट्स को हैंडल कर रहे होंगे, जो काम करने वालों को हैंडल करने वाले होंगे, वो मैनेजर्स. ये कौन से हैं भाई? ये आपके हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले लोग, ये हैं लोअर वाले. जैसे नीचे डिफाइन किया गया है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसमें आ गया आपके बिजनेस के सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. भाई ये जो बंदे हैं ये आपका गोल सेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी स्ट्रैटेजीज फ्रेम होंगी वो सेट करेंगे, और पॉलिसीज सेट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन की. तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट दी मैनेजमेंट प्रोसेस, क्योंकि सारा प्लानिंग वाला पोर्शन तो इन्होंने ही करना है. सेकेंडली इज योर मिडिल लेवल मैनेजमेंट. जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट तो डायरेक्टली सबऑर्डिनेट्स को हैंडल नहीं करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट को हैंडल नहीं करेगा, तो बीच में आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट. जो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, वो होते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट. और लोअर लेवल हमारे हो गए सबऑर्डिनेट्स, जो नीचे काम कर रहे होंगे, जिनको हमको डायरेक्ट करना है, जिनकी एक्टिविटीज़ को हमें कंट्रोल करना है और आगे जाके बताना है कि इनका काम कैसा चला. टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हमने जब मीनिंग को डिस्कस किया मैनेजमेंट के, वहाँ पे मैं बेसिकली प्रोसेस को ही डिस्कस कर रही थी. प्लानिंग प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, डायरेक्टिंग प्रोसेस है और कंट्रोलिंग प्रोसेस है. अगर मैं थोड़ा और डेप्थ में जाऊँ तो प्लानिंग क्या है? आपको बिजनेस के गोल्स को सेट करना है, आपको बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को सेट करना है. कौन करेगा ये सब कुछ? अभी पढ़ा, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा ये सब कुछ, राइट. देन ऑर्गेनाइजिंग, मैं किसको ऑर्गेनाइज करूँगी? मैंने अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, मटीरियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकता है, इन सबको मुझे हैंडल करना है, राइट. तो ये कौन करेगा? ये आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट तो करती ही है, विद दैट मिडिल भी करती है.
ठीक है, लोगों को तो उन्हें नहीं ऑर्गेनाइज करना है ना, नीचे सबॉर्डिनेट्स को। देन डायरेक्टिंग, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम, क्योंकि इनको सबॉर्डिनेट्स को बहुत ही प्रॉपरली हैंडल करना है, बट टॉप लेवल को इन्हें हैंडल करना है, तो ये काम चलता रहेगा। सो इसमें बेसिकली डायरेक्टिंग में होगा क्या, एक लीडर की तरह काम करेगा मिडिल, अभी मैं बताऊंगी रोल्स में कि कैसे लीडर की तरह काम करेगा। देन कम्युनिकेशन, जो इन्फॉर्मेशन टॉप लेवल मैनेजर ने बताई है वो कैसे सबॉर्डिनेट के पास जाएगी, ये कौन देखेगा, मिडिल लेवल देखेगा। तो ये तुम्हारे डायरेक्टिंग प्रोसेस में आ जाएगा। मोटिवेशन, टॉप को मिडिल करेगा, मिडिल को सब लोअर को करना है। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, यूनिवर्सल प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, डायनेमिक फंक्शन, राइट। जब हम कंट्रोलिंग प्रोसेस की बात करेंगे, आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया होगा कि मेरी प्रोडक्शन के काम में जब आपको प्रोडक्शन करनी है तो ये स्टैंडर्ड है प्रोडक्शन का, इतना तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है। अब जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो देखेगा कि ये भाई मेरा स्टैंडर्ड था, इसने क्या स्टैंडर्ड के जितना काम किया वो मेजर करेगा, फिर वो देखेगा कि अच्छा इसने, मैंने बोला था 9 यूनिट्स बनानी है, इसने 7 बना ली, 2 का डिफरेंस आया, फिर ये प्लान करेगा कि कैसे मैं इस 2 के डिफरेंस को सही कर सकूँ। दैट इज़ योर कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब मैं आपको अगली साइड पे बताऊंगी कि कैसे ये चीज़ होती है। ये आपके अगली साइड में आएगी, कोई बात नहीं, हम इससे पहले मैनेजरियल स्किल्स देख लेते हैं। इसी मैनेजरियल स्किल में जो मैंने आपको ये बताया कि कैसे आपको प्रोसेस को मैं और डिफाइन कर दूंगी, राइट। बट अभी आप यहाँ जो देख सकते हैं वो देख लीजिए कि प्लानिंग प्रोसेस में मैनेजमेंट प्रोसेस में आपका आ गया प्लानिंग फंक्शन, जिसमें गोल स्ट्रैटेजीज फ्रेम करोगे। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में आ गया आपका रिसोर्सेज को कैसे सेट करना है आपने। डायरेक्टिंग प्रोसेस में आपका आ गया कि लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन कैसे प्रोवाइड करनी है अपने सबॉर्डिनेट्स को। और कंट्रोलिंग प्रोसेस में आ गया कि जो वो काम कर रहे हैं उसको कैसे मेजर करके कैसे रिप्लानिंग करनी है अगर ज़रूरत है बिजनेस में। तो ये आपके मैनेजमेंट का प्रोसेस है। जब हम मैनेजरियल स्किल्स की बात करते हैं तो भाई मैनेजर में 3 स्किल्स इंपॉर्टेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर ये 3 स्किल होनी चाहिए। उनके अंदर टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, उनके अंदर ह्यूमन स्किल होनी चाहिए और कंसेप्चुअल स्किल होनी चाहिए। ये उसकी डायग्राम है, इसको पढ़ेंगे, पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। Manager at every level in the management hierarchy must exercise 3 basic type of skills, that is your technical, human and conceptual skills. All the managers must acquire these skills in varying proportions, and although the importance of each category of the skill at the different managerial level changes. ये स्किल जरूरी नहीं है टेक्निकल स्किल टॉप को भी होनी चाहिए, नहीं, वो स्किल टेक्निकल स्किल आपके लोअर में होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि जिन वर्कर्स ने मशीन के साथ काम करना है उनको इस मशीन के बारे में प्रॉपर्ली टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। मैनेजर्स को भी होनी चाहिए कि वो पता चले कि ये वर्कर सही काम कर रहा है या नहीं, पर टॉप को करने की ज़रूरत नहीं है। अब नमक किस हिसाब का बन रहा है वो रतन टाटा को पता होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लोअर लेवल मैनेजर्स और मिडिल लेवल मैनेजर्स को पता होना चाहिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ बन रही है वो कितनी सही बन रही है। टेक्निकल नॉलेज आपके अकॉर्डिंग, ये डायग्राम में आपको आगे याद हो जाएगा जब मैं करवा दूंगी, ठीक है। टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल मतलब एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर कि आपने कैसे दूसरे इंसान से काम निकलवाना है, कितने सही तरीके से निकालना है। भाई ये तो टॉप लेवल में भी होना चाहिए, ये तो मिडिल लेवल में भी होना चाहिए और ये तो लोअर लेवल में भी होना चाहिए। ह्यूमन स्किल सब में होनी चाहिए, तभी आप अपना आगे काम करवा सकते हो। कंसेप्चुअल स्किल, कंसेप्चुअल स्किल मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मुझे प्रॉपरली है। द होल ऑर्गेनाइजेशन को मैं एक पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करके मुझे पता है उसकी नॉलेज क्या है, तो मैं इसको अकॉर्डिंगली देख सकती हूँ, मैं एक रोड मैप देख सकती हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये तो भाई आपके टॉप लेवल में ही हो तो सही है, इसमें और किसी को नहीं भी इतना नॉलेज हो तो चलेगा, बट कंसेप्चुअल स्किल जो है तुम्हारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने बात की थी कि स्किल जो है वो 3 टाइप की हैं, एक आगे टेक्निकल, एक आगे ह्यूमन और एक आगे कंसेप्चुअल। अब मैं आपको ये बोलती हूँ कि टेक्निकल स्किल जो है मेरे लोअर लेवल मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, जिन्होंने मशीन के साथ ऑपरेट करना है। मैं बोलती हूँ ह्यूमन स्किल टॉप, मिडिल और लोअर तीनों के पास प्रॉपरली होनी चाहिए, पर जो कंसेप्चुअल स्किल है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास भी सबसे ज़्यादा हो तो चलेगा। यहाँ पे भी इन्होंने दिखाया है कि ये स्किल का पोर्शन दिखाया है कि सबसे ज़्यादा टेक्निकल सुपरविजन इसके पास होनी चाहिए। ह्यूमन स्किल आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, सुपरविजन सब में बराबर होनी चाहिए। देख सकते हो आपका बैलेंस बनाया है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोला है कि कंसेप्चुअल स्किल सबसे ज़्यादा होगी तो बेस्ट रहेगा। देन दीज आर द मैनेजरियल रूल्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द मैनेजरियल रूल्स तो मैंने डायरेक्टली एक मॉडल उठाया है हेनरी मिन्सबर्ग का। टू मीट द मेनी डिमांड्स ऑफ परफॉर्मिंग द फंक्शंस मैनेजर एज्यूम्स मल्टीपल रोल्स। मैनेजर खुद बहुत सारे रोल्स परफॉर्म करता है, ठीक है भाई। अब वो रोल मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, मैंने नहीं, हेनरी मिन्सबर्ग ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स एंड डिसीजनल रोल्स। ये सारे रोल किसके हैं? मैनेजर के हैं सर।
मैनेजर को ये तीनों चीज़ें बहुत ही प्रॉपरली देखनी पड़ेंगी और इन तीनों में 10 पार्ट्स हैं जो उसको बहुत ही सही तरीके से देखने पड़ेंगे। जब हम बात करते हैं मैनेजरियल स्किल इंटरपर्सनली, तो वहाँ पे एक मैनेजर को फिगर हेड की तरह काम करना पड़ेगा, एक लीडर की तरह काम करना पड़ेगा, एक लाइजन की तरह काम करना पड़ेगा। जब मैं बोलूँगी इंफॉर्मेशनल मैनेजरियल स्किल, तो उसको एक मॉनिटर की तरह काम करना पड़ेगा, एक डिसिमिनेटर की तरह काम करना पड़ेगा, एक स्पोक्समैन की तरह काम करना पड़ेगा। जब मैं बोलूँगी कि डिसीजनल स्किल्स मेरे मैनेजर के या रोल उसका जो होगा डिसीजन के लिए, तो उसको एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करना पड़ेगा, डिस्टर्बेंस हैंडलर की तरह काम करना पड़ेगा, रिसोर्स एलोकेटर की तरह काम करना पड़ेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक नेगोशिएटर की तरह काम करना पड़ेगा। तो ये सारी स्किल्स, ये सारी पोर्शन जो है मेरे मैनेजर में होना चाहिए, क्योंकि उसको ये 10 रोल्स तो उसको भाई परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ओके। परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल roles and the requirement of those roles can be played at different times by the same manager. एक बंदे को ये सारे रोल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, अलग अलग टाइम पे करेगा पर उसको सारे रोल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हेनरी मिन्सबर्ग ने आपको जो रोल्स दिए हैं उसमें जो सबसे पहला था वो आपका इंटरपर्सनल रोल है। इंटरपर्सनल रोल, the need for the interpersonal role arises because of the constant interaction that manager has with the people. इंटरपर्सनल रोल, भाई उसको हर एक इंसान से बात करनी है, मैनेजर को टॉप हेड से भी बात करनी है, उसको अपने मतलब टॉप से भी बात करनी है, लोअर से भी बात करनी है, तो उसको एक इंटरपर्सनल रोल बनाना पड़ता है, उसको एक इंटरैक्टिव रोल बनाना पड़ता है अपनी टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट में, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कस्टमर से भी इवन यूजुअली मैनेजर ही हेड करते हैं या मैनेजमेंट ही उनसे रिलेट करते हैं। इन दिस द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग the relationships with the inside and the outside of the organization. In other words, interpersonal roles are those roles that allow a manager to interact with his or her employees for the purpose of achieving the organizational goal. ये देखने के लिए कि मेरे को जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बोला था वो मैंने सही तरीके से अपने लोअर लेवल को की है प्रोवाइड या नहीं, तो उसको एक प्रॉपर प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है, उसको ये 3 पर्टिकुलर रोल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि वो इंटरपर्सनल रोल को सही तरीके से चला सके। पहला रोल है वो एक फिगर हेड की तरह काम करेगा, आप उसको देखेंगे, आप बोलेंगे मुझे इसकी तरह करना है काम, ठीक है। फिगर हेड रोल मैनेजर परफॉर्म सिंबॉलिक लीगल एंड सोशल ड्यूटी सच एज, अगर मेरा मैनेजर काम कर रहा है, इट्स माई ड्यूटी, आई हैव टू वर्क बिकॉज द पर्सन जो मेरे ऊपर बैठा हुआ है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो मुझे भी सही काम करना पड़ेगा, राइट। तो उसे एक फिगर हेड की तरह उसको एक फिगर हेड का रोल करना पड़ता है, उसको सही काम करना पड़ेगा, वो गलत करेगा सबऑर्डिनेटली 100% गलत करेगा। देन उसको एक लीडर का काम करना पड़ता है, अगर आपके सबऑर्डिनेट को कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको हेल्प करना पड़ेगा, उसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि आपको ये काम किस तरीके से कंप्लीट करना है, उसको एक सही लीडर का काम करना पड़ेगा। लाइजियन, a manager act as a link to integrate the organization internally as well as externally. Within the organization, manager integrates different units and individuals of organization, and outside the organization, a manager integrates the organization and the environment. Right? In other words, a manager serves as a liaison between the organization and the outside contracts such as customers, suppliers, community and others. वो एक मिडिल मैन की तरह काम करेगा भाई, उसने ये भी देखना है कि इन्वायरमेंट से मेरा बिजनेस कैसे काम कर रहा है, या मेरा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन या मेरी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बाहर के इन्वायरमेंट से मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है, और उसने ये भी देखना है कि मेरे इंटरनल से मेरा एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन जो है, मेरे इंटरनल रिसोर्सेज मेरे एक्सटर्नल वाले से रिलेट कर रहे हैं सही, उसको एक मीडिएटर की तरह काम करना पड़ेगा, और इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कनेक्ट हो रहा है या नहीं उसको ये भी देखना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें उसने बहुत ही प्रॉपरली ये रोल उसको अपनाना पड़ेगा, एक मीडिएटर का, एक बीच के बंदे को उसको बहुत ही सही तरीके से अपनाना पड़ेगा। ये बोलता है आपका इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल में आपकी 3 चीज़ें आ गई, उसको एक फिगर हेड की तरह काम करना पड़ेगा, उसको एक लीडर की तरह काम करना पड़ेगा, और एक लाइजन की तरह काम करना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं मैनेजरियल रोल की, पहला उसने बोला इंटरपर्सनल रोल, दूसरा उसने बोला मैनेजरियल रोल। ओके, तो जब हम बात करते हैं सॉरी मैनेजरियल रोल नहीं, आई एम कलेक्टिंग, मैं टॉपिक को ही बीच में कर रही हूँ। दूसरा है आपका इंफॉर्मेशनल रोल। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ मैनेजरियल रोल इज योर इंफॉर्मेशनल रोल, जो हेनरी ने दिया है। द इंफॉर्मेशनल रोल्स इंक्लूड दोज रोल्स इन विच अ मैनेजर मस्ट जनरेट एंड शेयर द नॉलेज टू सक्सेसफुली अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। टू सक्सेसफुली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, उस चीज़ के लिए जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर का काम करेगा वो कौन करेगा, आपका मैनेजर करेगा, राइट।
Basically, the need for the informational role arises because a manager has to constantly receive pass the information. मैंने आपको बोला कि वो एक मीडिएटर की तरह काम करेगा, उसको यहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करनी है, यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से रखना उसका काम है, राइट. वो एक मॉनिटर की तरह काम करेगा. वो देखेगा कि जो जो इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ जानी चाहिए थी क्या वो गई, क्या वो अकॉर्डिंगली चल रही है, जैसे मैंने बोला था, जैसा प्लान किया था, क्या वैसा ही काम चल रहा है, वो देखना पड़ेगा. डिसेमिनेटर की तरह काम करेगा. अ मैनेजर ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन टू दोज हु नीड इट थ्रू मेमोरेंडम, फोन कॉल्स, नोटिस एंड सो. इन सिंपल वर्ड्स, मैनेजर पासेज ऑन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू दी सबऑर्डिनेट्स. जिन जिन लोगों को ऊपर की इन्फॉर्मेशन, टॉप लेवल मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन जरूरी चाहिए होती है, उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसका काम है? वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना आपके मैनेजर का काम है. स्पोक्समैन की तरह काम करेगा. लोअर लेवल मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सब ऑर्डिनेट्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर जाके बात करने वाला कौन होगा? मैनेजर होगा, राइट. ऊपर कोई प्रॉब्लम चल रही है, सब ऑर्डिनेट्स के पास जाना है, कौन बोलेगा? मैनेजर बोलेगा. तो उसके इंफॉर्मेशनल रोल्स ये तीन है: मॉनिटरिंग रूल, डिसेमिनेटर रूल एंड स्पोक्समैन रूल. Then is third one your decisional rule. The need for decisional rule arises because a manager has to solve the organizational problem with providing it with the necessary strength to withstand internal and external pressures. उसको एक डिसीजन मेकर की तरह काम करना है उसको, वो क्योंकि बेसिकली तो डिसीजन आगे पास ऑन करना भी उसका काम है, डिसीजन में चेंज लाना भी उसका ही काम है. क्यों? क्योंकि टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में कौन बैठा है? तुम्हारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो मैनेजर्स हैं तुम्हारे. इन्हीं को डिसीजन, ये डिसीजन फ्रेमर भी होते हैं और डिसीजन के प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सब ऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड करने वाले भी होते हैं. तो सबसे पहले वो खुद बहुत इनोवेटिव होना चाहिए, वो एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाला होना चाहिए. जैसे इंट्राप्रेन्योर की हम बात करते हैं कि होगा ऑर्गेनाइजेशन का बंदा, बट आइडियाज, इनोवेशन आपको बहुत ज़्यादा देगा, ठीक है, पर करेगा वो ये सारा काम अपने ऑर्गेनाइजेशन के रोल पे, ठीक है. तो पहली बात, मैनेजर को खुद बहुत इनोवेटिव होना चाहिए, तभी वो किसी की इनोवेशन को भी अप्रिशिएट कर पाएगा. डिस्टर्बेंस हैंडलर होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन में कोई बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस हो गई है, उसका मजा लेने वाला नहीं होना चाहिए, उसका हैंडल करने वाला होना चाहिए. रिसोर्स एलोकेटर होगा. कोई भी कैसे एफिशिएंटली आप किसी काम को कर सकते हो, इफेक्टिवली किसी काम को कर सकते हो, वो चीज़ देखने वाला होगा कि मैं रिसोर्स एलोकेटर हूँ, मैं रिसोर्सेज को सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचा सकूँ, ठीक है. देन नेगोशिएटर रोल होगा उसका. वो बहुत ही अच्छा नेगोशिएटर होना चाहिए. सबऑर्डिनेट्स में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो नेगोशिएट कर पाए, किसी एक का साइड ना ले. टॉप या सबऑर्डिनेट्स में कोई प्रॉब्लम आ गई तो इन लोगों की प्रॉब्लम को टॉप तक बहुत सही तरीके से पहुंचाए, ऐसा बंदा वो होना चाहिए, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक. वेट अ सेकेंड.